नमस्कार फ्रेंड्स। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में डुमरियागंज से सांसद श्री जगदम्बिका पाल, जो कि एक बहुत ही कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन्होंने इंडिया टीवी ऑनलाइन पर अपनी बहुत सारी बातों पर बेबाकी से राय रखी। आइए सुनते हैं उनकी बातें। राम से राष्ट्र और देव से देश, अब ये अमृत काल में ये वक्तव्य प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया, इस विषय में क्या कहना चाहते हैं आप? ये देखिए, ये उनका संकल्प है। आपको याद होगा जब 22 जनवरी को भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अयोध्या आए थे, तो उन्होंने क्या सवाल किया? कहा कि आज रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो गया, अब आगे क्या? वो अपने संबोधन में लगातार पूछ रहे थे अब आगे क्या। तो उन्होंने स्वयं कहा कि आज रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो गया, अब हमें राम के प्राण प्रतिष्ठा से राष्ट्र प्रतिष्ठा की तरफ जाना। तो उससे क्या है? उससे उनका पूरा एक जो रोड मैप है सरकार के सुशासन का, सरकार के विकास का, सरकार के भविष्य की दृष्टि का, वो स्पष्ट हो जाता है कि जिस तरह से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुआ, 500 वर्षों का एक पटाक्षेप हुआ विवाद का, ऐसे अब हम उस राष्ट्र की प्रतिष्ठा के लिए काम करेंगे। प्रतिष्ठा क्या? 2047 तक भारत को हम एक विकसित भारत बनाएंगे, एक आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। राष्ट्र की प्रतिष्ठा क्या है कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री की शपथ ली थी तो दुनिया की 10वीं इकोनॉमी में थी, और आज पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री ने कोविड की वैश्विक चुनौती के बावजूद, जहां बड़े बड़े देश की भी अर्थव्यवस्था डबल डिजिट से भी कम हो गई और फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया, उन परिस्थितियों में आज सबसे ज़्यादा FDI फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा, और दुनिया की सबसे इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, 7.5% पिछले 2 क्वार्टर से है। तो इससे साफ है कि अगर आज उस 10वीं इकोनॉमी से दुनिया की जो 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी में थी उससे टॉप 5 इकोनॉमी में आ गई, तो ये उनका संकल्प है। और 2027 तक इस भारत को दुनिया की 3 अर्थव्यवस्था में, मतलब अमेरिका या चाइना के, मतलब रूस पीछे, इंग्लैंड तो पीछे हो चुका है उसको पछाड़ के, तो और 2047 तक दुनिया की हम नंबर 1 इकोनॉमी, ये कल्पना भी कभी इंडिया कर सकता था? साउथ ईस्ट एशिया देश का कंट्री, कल तक बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका के साथ हमारी तुलना हो रही थी, और आज हम दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में आ गए हैं, टॉप 3 में होने जा रहे हैं 27 तक और 2047। तो ये उनका संकल्प है। आपने देखा कि इस बार के बजट में उन्होंने कोई वायदा नहीं किया, संकल्प किया जी। संकल्प किस बात का? कि हम हर चीज़ों में विश्व में नंबर 1 बनेंगे। आज दुनिया में दूध के प्रोडक्शन में हम नंबर 1 पे हैं। हम डिजिटल 2014 में जब मोदी थे प्राइम मिनिस्टर बने तो 98% मोबाइल हम इंपोर्ट करते थे, और आज दुनिया की 2nd लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल की इंडिया हब हो गया है। इसी तरह से टेक्सटाइल में हम नंबर 2 पे हुए, सोलर एनर्जी पे हम वर्ल्ड के नंबर 4 हो गए हैं। तो आज दुनिया में जिस तरीके से हम चीज़ों में आगे जा रहे हैं, तो ये तो एक दिखाई पड़ रहा है लोगों को, हमारी GDP दिखाई पड़ रही है कि किस तरह से हम कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पे, बुनियादी ढांचे पे, पूरी GDP का 3.4% हम कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च कर रहे हैं। तो इससे साफ है कि जो आपने कहा राम से राष्ट्र, देव से देश, तो उसका तात्पर्य उनका वही है। राम एक कोई आज हमारे लिए सनातन धर्म की आस्था और विश्वास के प्रतीक नहीं है। राम के राज्य की अवधारणा आज पूरी दुनिया मानती है। तो उस राम राज्य की क्या अवधारणा थी? सबका साथ, सबका विकास। उस दिशा में प्रधानमंत्री मोदी जी चल रहे हैं, और जब चल रहे हैं तो राम ही हमको राष्ट्र की सेवा करने के लिए प्रेरित कर रहा। यही बात तो मोदी ने कहा। और देव, मतलब हम जो हमारी आस्था है, हम देवता या भगवान को मानते हैं, वही हमको प्रेरणा दे रहा है कि हम देश को
दुनिया का नंबर 1 बना। कि जैसे राज्यों का एक केंद्र के साथ जो संबंध हुआ करता था, क्योंकि आप स्वयं एक बहुत ही कामयाब और बहुत ही सशक्त मुख्यमंत्री रहे हैं, तो आपको क्या ऐसा लगता है कि अभी राज्यों और केंद्र के बीच के जो संबंध होते थे, उस संबंध की प्रगाढ़ता कहीं टूट रही है? क्योंकि हर राज्य सरकार, जहां विपक्ष की सरकार है, वो केंद्र के धूर विरोधी साबित हो रहे हैं। उस विषय में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। जी हमारे संघीय ढांचे में मजबूती आ रही है। जी आप देख रहे हैं कि कोविड की वैश्विक चुनौती में जब हम पैसा टैक्स लोग नहीं दे पा रहे थे, जब देश की जीएसटी पे इफेक्ट हो गया था, उस समय भी जो जीएसटी का हिस्सा है राज्यों को, वो लगातार हम देते रहे। आज भी अगर 1.76 लाख करोड़ जीएसटी अगर पिछले महीने आई है, तो उसका डिवेल्यूएशन जैसे पहले था 33%, फिर तो उसको हम राज्यों को लगातार दे रहे हैं। तो आज हम संघीय ढांचे में अगर हमारी मजबूती नहीं आती, तो जो पैसा संसाधन आ रहा है उसमें हम राज्य का हिस्सा दे रहे हैं। और कितनी योजनाओं, मनरेगा में आज हम दे रहे हैं, आयुष्मान भारत में 5 लाख दवा का दे रहे हैं, आज हम प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं, आज हम सौभाग्य में बिजली का कनेक्शन दे रहे हैं, उज्ज्वला में गैस का चूल्हा मतलब उज्ज्वला 2 दे रहे हैं, जिसमें अभी 75 लाख की फिर घोषणा हुई। तो आखिर सभी राज्यों को दे रहे हैं। अब ये कहें अगर आप कि कोई मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आकड़ में डूबा हो, आज सेना की ज़मीन को वो अपने परिवार के नाम पे ट्रांसफ़र कर ले, तो आखिर एक मुख्यमंत्री शपथ लेता कि हम निष्पक्ष और ईमानदारी से कार्य करेंगे, जनता के विश्वास को लेकर के उसको सेवा करने का, सुशासन का, विकास का अवसर है, न कि वो अपने परिवार का विकास करे, न कि मतलब स्वयं भ्रष्टाचार में डूब जाए। अब अगर उस भ्रष्टाचार के में इस तरह से मुख्यमंत्री हैं, तो अब अगर वो उनके खिलाफ जो स्वतंत्र एजेंसियां कार्रवाई करती हैं, तो उसका अगर आप उस तरह के को लेकर के संबंधों की बात करते हैं, तो जैसी करनी वैसी भरनी। अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा तो उसे सजा मिलेगी। सर, आने वाले 2024 के चुनाव को लेकर के गठबंधन जो सामने इंडी गठबंधन की बात हो रही है, अब उसमें एक भगदड़ जैसा है, क्योंकि अब वो गठबंधन अपनी जो एक बेसिक जो फार्मूला है या बेसिक जो बेस है वो नहीं बना पा रही है। तो आप एज ए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता क्या कहना चाहेंगे अपने सामने वालों के लिए? देखिए, इंडी का गठबंधन कब आया? अस्तित्व से पहले ही गठबंधन बिखर गया। तो हम तो यही कहते थे ना कि इंडी का गठबंधन सिद्धांतों पे नहीं है, इंडी का गठबंधन स्वार्थों पे है। इंडी का गठबंधन अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, लेकिन अपने अस्तित्व को बचाने के लिए स्वार्थों पे भी एक साथ नहीं रह पाए। अब आप स्वयं देख रहे हैं, हमें कहने की क्या जरूरत है? अगर वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ममता बनर्जी की 40 सीट पे सिमट जाएगी, अगर अखिलेश जिस तरह से कह रहे हैं कि, तो इस गठबंधन कहाँ है? ममता अलग हो चुकी, नीतीश जो इसके आर्किटेक्ट थे, तो आर्किटेक्ट होने के बाद उन्होंने सबसे पहले कह दिया, अलग हो गए, कहा कि हमने तो इसके नाम के भी हमें विरोध था। और तो मुझे लगता कि अब ये गठबंधन रहा कहाँ? ये तो चूचू का मुरब्बा था और वो भी आपस में बिखर गया। जी, तो उसमें इस बिखरने में उन्होंने सीधे जांच एजेंसियों के ऊपर ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया है कि जांच एजेंसियां केंद्र सरकार ने हम लोगों के पीछे इसलिए लगाया क्योंकि हम लोग उनके पीछे विपक्ष को मजबूत और सशक्त न होने दें। तो क्या ऐसा आरोप में कितनी दम है कि खिसियानी बल्ले खंभा नोचे? अब स्वाभाविक है कि जिस तरह से आज देश का मानस है, जिस तरह से लोग तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे थे, आज पूरा देश को लगता है कि पहली बार अपने देश में उसको एक अपने सनातन धर्म पे और जिस तरीके से उसको एक ऐसा अवसर मिलना लगता है जैसे कि कोई एक नया, आपको नहीं लगता कि अगर दुनिया के 60 देशों में 200 जगहों पे रामलला जी का जिस तरह से उत्सव उनके मनाया गया जब रामलला विराज कर रहे थे अयोध्या के गर्भगृह में, तो आज तो भारत क्या पूरा विश्व के कड़कड़ में राममय हो गया है। आज तो राम की स्वीकारोक्ति केवल भारत में नहीं पूरी दुनिया में है। तो अब स्वाभाविक है कि ये लोग कल तक राम के अस्तित्व को नकारते थे विपक्ष के लोग,
कपिल सिब्बल जैसे लोग चाहते थे कि इस मुकदमे में फैसला न हो। आखिर ये क्यों विवादित रहा? अगर सरकारें प्रयास करती कि साहब ये फैसला आप करिए सुप्रीम कोर्ट से, तो ये तो फैसला सुप्रीम कोर्ट का ही हुआ। ये पहले भी आ सकता था कांग्रेस को, लेकिन उनके प्रधानमंत्री कहा करते थे देश की परिसंपत्तियों पे, मनमोहन जी का बयान था कि अल्पसंख्यकों का हक पहले है। तो देश कोई तुष्टीकरण से नहीं चलता, देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास से चलता, जो मोदी कर रहे हैं। जी, या ज्ञान व्यापी के पास जो पूजा शुरुआत हुआ है उस विषय में क्या कहेंगे, क्योंकि अब उसके भी फैसले लगातार कोर्ट के द्वारा आ रहे हैं और हिंदुओं के पक्ष में ही जा रहे हैं। क्या आप फैसले पे सवाल उठाएंगे? फैसला अगर न्यायपालिका कर रहा है, चाहे रामलला का फैसला हो या ज्ञान वापी, मतलब जैसे कहते हैं कि मतलब व्यक्ति के नाभि में प्राण होता है, वैसे काशी में ज्ञान वापी है। तो वहाँ पे इतने वर्षों से पूजा हो रही थी। अभी मात्र 31 साल पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने सारी पूजा बंद करा दी। ये कौन से वो धर्मनिरपेक्ष था? अगर कोई सरकार है, ठीक, आप तुष्टीकरण करना चाहते थे, अल्पसंख्यकों को खुश करना चाहते थे, लेकिन आप किसी दूसरे के धर्म के कास्ट में नहीं, आप वहाँ जो पूजा चल रही थी उसको आपने बंद करा दिया, वहाँ पुजारियों को हटा दिया। तो स्वाभाविक अगर न्यायपालिका ने फैसला लिया है तो ये न्यायपालिका के फैसले पे तो आज विश्वास हमको, आपको, सबको है। और जो भी फैसला हुआ, आज रामलला अगर प्राण प्रतिष्ठा हुआ तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। और आज देश में एक दूसरा वातावरण नहीं हो चुका। हर समय उसी अयोध्या को लेकर के तनाव पूरे देश में, हर समय मतलब वो एक लोगों में आपस में दूरियां थी। आज तो मुझे लगता है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी कम से कम ये सोचते हैं कि इसका एक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, उसको उन्होंने स्वीकार किया। आज देश में अब विकास की बात हो रही, देश में दुनिया की FDI लाने की बात हो रही, दुनिया की सबसे बड़ी GDP बनाने की बात हो रही है, आज स्टार्टअप की बात हो रही है, आज इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है। सबसे ज़्यादा हम एयरपोर्ट बना रहे हैं, सबसे ज़्यादा हम वंदे भारत बना रहे हैं। तो ये पहले चर्चा होती थी, पहले रोज़ अयोध्या अयोध्या। जी, अभी उत्तरांचल गवर्नमेंट ने UCC का ड्राफ्ट तैयार करके और वो तुरंत अभी विधानसभा में लाने वाले हैं और वहाँ लागू भी होगा। लोगों का कहना है कि उत्तरांचल एक पहला राज्य होगा जहाँ UCC को लागू किया जाएगा। क्या यूपी में भी ये संभावना है और पूरे देश के लिए कितने ज़रूरत की चीज़ है? नहीं, मैं कहता हूँ, एक सवाल करता हूँ कि जो UCC में ड्राफ्ट रिपोर्ट आई है उस पर आपको किस मतलब सेक्शन पे या उनके किस पैरा पे आपको आपत्ति है? अगर वो कह रहे हैं कि एक व्यक्ति एक शादी करे, एक पत्नी रहे, बहु विवाह पे रोक लगा रहे हैं, बाल विवाह पे रोक लगा रहे हैं, 18 साल की कम से कम बेटी हो तब शादी हो, या 21 साल का बेटा हो, तो मुझे लगता है इसको सभी स्वीकार करेंगे। जी, और लास्ट सवाल कि अभी जो 2024 के आम चुनाव है इसमें मोदी जी ही प्रधानमंत्री होंगे, इसका दावा तो पार्टी करती ही थी। अब विपक्ष के लोग भी कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। तो आप एक वरिष्ठ नेता हैं भारत के और भारत के वो नेतृत्वकर्ता में रहे हैं कि जो एडवर्स सिचुएशन में भी लोकतंत्र की रक्षा आपने की है। तो इस बार के चुनाव को लेकर के क्या कहना चाहेंगे और युवाओं को उसमें कैसे इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी की आज अभी पिछले दिनों छात्रों पे परीक्षा पे चर्चा कर रहे थे, हमने उसको 2 घंटे देखा। तो उस समय मुझे तो लग रहा था कि जैसे कोई स्टूडेंट्स का कोई रियल गाइड हो, तो छात्रों के लिए वो एक गाइड की भूमिका में थे। तो आज वो छात्रों के लिए गाइड की भूमिका में है, युवा के लिए वो मेंटर की भूमिका में है, आज महिलाओं के लिए वो एक बड़े समाज सुधारक के रूप में, चाहे 3 तलाक हो समाप्त किया हो, वीमेन एम्पावरमेंट जिस तरह से किया है, फाइटर्स से लेकर आज 33% का आरक्षण विधानसभा और लोकसभा, और दुनिया के लिए जैसे एक स्टेट्समैन हो। तो आज वो प्रधानमंत्री केवल प्रधानमंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री के साथ साथ वर्ल्ड के वो स्टेट्समैन बन चुके हैं, वो एक समाज सुधारक बन चुके हैं, एक नौजवानों के लिए मेंटर हैं, स्टूडेंट्स के लिए गाइड हैं। तो आज एक ऐसा व्यक्ति है, तो वो तो देश के लिए क्या दुनिया के लिए उनकी आवश्यकता है। और ये जो मैं कह रहा हूँ उनके बारे में, ये बातें अब जन जन में है, तो मुझे लगता है कि मैं कोई सीट की ज्योतिषी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन वो कुछ भी हो सकता, 400 से पार भी हो सकता। जी,
इंडिया टीवी ऑनलाइन पे समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।